तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहले चैप्टर हुआ है उसके अंदर हमने पढ़ा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एग्रोनॉमी क्या होता है ना। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फिशरीज क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, लैग कल्चर क्या होता है। उन सब के बाद बात आती है व्हाट इज स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारी नेशनल इकॉनमी क्या है कि हमारी पूरी इंडिया की इकॉनमी के अंदर एग्रीकल्चर का कितना प्रेजेंट योगदान है। ठीक है, मान लो कि एक पर्सन है, पूरे इंडिया के अंदर 1 करोड़ लाख रुपीस का टोटल टर्नओवर है। ओके, सो उसमें से एग्रीकल्चर का कितना होता है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे नेशनल इकोनॉमी। किसका पार्ट? एग्रीकल्चर, जिसके अंदर ओके। और उस एग्रीकल्चर से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कितने लोगों को उससे रोजगार मिलता है। ओके, सो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो या प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम इंडिया की बात करें, सो हमारे इंडिया के अंदर 58% रूरल, 58%, 58% जो रूरल गांव के लोग हैं वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो डिपेंड किस पे हैं? एग्रीकल्चर पे। आपने कभी किसी देखा है किसी गांव में रहने वाले ने फैक्ट्री लगा रखी है गांव के अंदर? नहीं होता ना। लगभग जो गांव में रहने वाले फार्मिंग ही करते हैं एज देयर प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। Agriculture, along with fishery and forestry, is the one of the largest contributors of gross domestic product. आपने जीडीपी के बारे में पढ़ा होगा वो, ठीक है। सो जीडीपी क्या होती है? हमारी देश की टोटल इनकम की बात करें, सो उसमें से उसका कितना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, दैट इज जीडीपी। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर को फिशरीज और फॉरेस्ट्री के साथ हम मिला दें, सो इसका जीडीपी के अंदर एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, लार्जेस्ट योगदान होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड एडवाइज्ड एस्टिमेट की बात करें, जो सेकंड एडवाइज एस्टिमेट लगाया गया था उसके अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस सीएसओ ने दिए थे, जो स्टैटिक्स मतलब जो रिकॉर्ड्स उन्होंने दिए, उन्होंने बताया कि जो एग्रीकल्चर का शेयर है, अलाइड सेक्टर कौन से हो गए? एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरी, ये सभी अलाइड है ना। इन सभी को मिला के जो जीवीए था, ग्रोस वैल्यू एडिशन, ग्रोस वैल्यू एडेड, वो कितना था? डेट इज 17.3%। कितना था? 17.3%। ओके, सॉरी। उसके बाद बात आती है ड्यूरिंग 2016 और 17 के अंदर की बात है ये भाई। ओके, उसके बाद अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, अब की, इन 2021-20 के, आपने देखा कि जो कोरोना काल आया था, कोरोना का जो टाइम आया था 2020 से, 1920 से, तो क्या हुआ था? आपने न्यूज में देखा हुआ था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन आ गई थी, डेट इज -424। बस एक ही जो इकोनॉमी थी, डेट इज एग्रीकल्चर, जिसका जीडीपी था +3। ठीक है, जिसकी वजह अगर टोटल किया तो ये आई थी -21। किसमें? 19-20 के अंदर जीडीपी हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, उसके बाद अगर देखा गया कि 2021 के बाद की, तो 2021 के अंदर मतलब 2021 के अंदर ये घट के हो गई -2। अभी प्रेजेंट के अंदर जो हमारी जीडीपी है वो इकोनॉमी है -2 पे चल रही है। ठीक है ना। सो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये वापस ग्रो करेगी। आपने क्या याद रखना है
एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, डेट इज 17.3%। उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया क्या है, हमारे इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। अब इस चीज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोड्यूसर, व्हाट इज कंज्यूमर एंड व्हाट इज एक्सपोर्टर। प्रोड्यूसर का मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक जिसने गेहूं को प्रोड्यूस किया और भी किसी क्रॉप को प्रोड्यूस किया। कंज्यूमर जिसने उसको खाया, उस क्रॉप को जिसने खाया। उसके बाद जिसने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट मतलब बाहर को भेजा, इंपोर्ट का मतलब बाहर से लाना, एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से बाहर भेजना। किसका एक्सपोर्ट किया, स्पाइसेस का। एंड स्पाइसेस प्रोडक्ट, सो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है। किसका, स्पाइसेस का और स्पाइसेस प्रोडक्ट का। ठीक है। अगर इंडिया फ्रूट प्रोडक्शन में बात करें तो फास्टर मूव कर रहा है देन वेजिटेबल। वेजिटेबल से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर फ्रूट की है। ठीक है, जो इसे सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर बनाता है। सो सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है, डेट इज इंडिया। इंडिया हॉर्टिकल्चर आउटपुट की अगर बात करें सो उसका एस्टिमेशन जो है डेट इज 287.3 मिलियन टन। टोटल इंडिया हॉर्टिकल्चर आउटपुट, इंडिया के हॉर्टिकल्चर से मतलब फ्रूट और वेजिटेबल से कितना प्रोडक्शन होता है, वो होता है 287.3 मिलियन टन। मतलब 287.3 मिलियन टन वहां से आउटपुट आ रहा है, वहां से प्रोडक्शन आ रही है। और ये डाटा कब का है, 2016 और 17 का, जब फर्स्ट एस्टिमेट लगाया गया था। 2016-17 का फर्स्ट एस्टिमेट डाटा है ये वाला। ठीक है। इट रैंक थर्ड इन फार्म एंड एग्रीकल्चर आउटपुट। इसकी रैंक थर्ड है, किसकी, इंडिया की। किसके अंदर, एग्रीकल्चर आउटपुट में और फार्म आउटपुट में। थर्ड रैंक किसमें, फार्म और एग्रीकल्चर आउटपुट में है। सेकंड किसके अंदर है, फूड प्रोडक्शन के अंदर है। ठीक है। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क के अंदर इंडिया का फर्स्ट रैंक है। मिल्क के अंदर इंडिया का फर्स्ट रैंक है। ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट। जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या, 10%। पूरे कंट्री के एक्सपोर्ट का 10% एक्सपोर्ट किसका होता है, एग्रीकल्चर का। मतलब अगर 100 टन कोई चीज बाहर जा रही है तो उसमें से डेफिनेटली श्योर है कि जो 10% जाएगा वो एग्रीकल्चर का जाएगा। ठीक है। यानी कोई क्रॉप हो सकती है, कोई मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि उसके अलाइड सेक्टर में भी आ रहा है, वो भी हो सकता है। एंड द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्रिंसिपल कमोडिटी। प्रिंसिपल कमोडिटी की बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कौन, हमारा इंडिया। ओके। द एग्रो इंडस्ट्री इन द इंडिया। एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री होती है उन्हें बोलते हैं हम एग्रो इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर काफी सारे सेवरल सब सेगमेंट में डिवाइड है। ठीक है। सच एज कैंड, डेयरी प्रोसेस, फ्रोजन फूड टू फिशरी, मीट, पोल्ट्री एंड फूड ग्रेन। हमारी एग्रो इंडस्ट्री के अंदर फूड ग्रेन्स हैं, आपने देखा होगा आटा आता है, पैकिंग कनक आती है, अलग अलग कंपनीज की आती हैं, है ना। सो वो किस बात पे चला गया, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इट इज कॉमर्शियली बिजनेस है, कॉमर्शियली हो चुका है। कॉमर्शियली हुआ तो फैक्ट्रीज में उनका क्या करने लगे, पैकिंग एंड ऑल करने लगे, है ना। सो उसके बाद कुछ फ्रूट्स आते हैं जो कैन में होते हैं, कैन के अंदर उसको पैक कर देते हैं और उसको आगे मार्केटिंग उसकी कर देते हैं। देन फ्रोजन फ्रूट, कुछ फ्रोजन फ्रूट आते हैं जैसे मीट होता है, फिशरीज होती हैं, मछलियां, मछलियों को काट के उबाल के उसको फ्रोज कर देते हैं, उसका मीट निकाल के उसको फ्रीजन कर देते हैं माइनस टेम्परेचर के अंदर, जिसके कारण क्या होता है, वो अच्छी कंडीशन में रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपसे कोई पूछे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है एंड कोऑपरेशन है वो किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। ठीक है। जो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट करवाना है, जितना भी डेवलपमेंट करवा रहे हैं या हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसको सबको मैनेज कौन करेगी, एग्रीकल्चर। इट मैनेज सेवरल अदर बॉडी। सो अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और भी कुछ अदर बॉडीज हैं उनको मैनेज करती हैं। उसमें से एक है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि करनाल में है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू डेवलप अदर अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे अदर अलाइड सेक्टर भी डेवलप्ड हो रहे हैं। ठीक है। अब इंडिया की जीडीपी की बात करी किसमें, 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर, एफवाई का मतलब फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के अंदर जो जीडीपी थी भारत की कितनी ग्रो की, 7% 7.1% ग्रोथ हुई 2016-17 में, लेडेड बाय प्राइवेट कंजप्शन। उस टाइम पे प्राइवेट कंजप्शन ज्यादा हुआ था। while agriculture GDP in accepted to grow over 4% टू रेट 1.11 ट्रिलियन। देखो, जो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, सिर्फ अदर सेक्टर की ना बात करें, तो एग्रीकल्चर के अंदर 4% का हमें जीडीपी इंक्रीज हुआ था, जबकि टोटल जीडीपी इंक्रीज हुआ था 7.1। तो अब देख लो कितना ज्यादा एग्रीकल्चर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। अब सेकंड एस्टिमेट की बात करी तो जो इंडिया है उसका फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था 2016-17 के अंदर 271.98 मैट्रिक टन। ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ पल्स, पल्स मतलब दालों का प्रोडक्शन हुआ था 22.14 मिलियन टन। सो देखो इतना इतना अगर प्रोडक्शन होगा तो ऑफ कोर्स बात है कि उसका जीडीपी में बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है। सो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है डेट इज स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, वही सेम टॉपिक चल रहा है। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ विलेजेस। हमें पता है हमारे इंडिया के अंदर काफी विलेजेस हैं, सो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, लैंड ऑफ विलेजेस। लगभग 67% यानी 67% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो गांवों में रहती है, और उनका जो काम है वो क्या है, एग्रीकल्चर। इसलिए एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का सबसे ज्यादा डोमिनेंट सेक्टर है। अगर डोमिनेंट सेक्टर होगा तो ऑफ कोर्स बात है कि उसकी जीडीपी ज्यादा होगी, उसका कंट्रीब्यूशन हमारी नेशनल इकोनॉमी में ज्यादा होगा। ठीक है। अब नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं। व्हाट इज नेशनल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था 31.6%। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था 31.6% नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल इनकम जो होती है ना, उसमें जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था, एग्रीकल्चर की जो इनकम हुई थी वो 31.6% हुई थी। मतलब 31.6% जो इंडिया की इनकम हुई उस वो किसकी हुई, एग्रीकल्चर की। ठीक है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे उनकी हुई थी 17.6%। ठीक है। इट इज अ सब्सटेंशियल देन अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल इन 1982, 1982 के अंदर जो, देखो 1982 में 34.9% थी, जबकि यूके की 2% थी, यूएसए की 3% थी, 4% किसी कनाडा की। तो धीरे धीरे देखो, अब आप बात करोगे कि सर इसके अंदर जीडीपी धीरे धीरे कम क्यों हो रही है ना, मतलब नेशनल इकोनॉमी धीरे धीरे कम क्यों हो रही है। कम इसलिए हो रही है कि जो किसान लोग थे वो जो विलेजेस हैं धीरे धीरे शहर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, लोग अपना फार्मिंग का ऑक्यूपेशन धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ठीक है ना। और जिसकी वजह से धीरे धीरे जो नेशनल इनकम के अंदर उसमें
कमी आ रही है, किसकी वजह से? एग्रीकल्चर की वजह से। तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो उन 90-91 के अंदर, 90s के अंदर जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में था 31.6%, और 1982 में था 34.9%। जबकि अगर उसका कंपैरिजन करें यूके के साथ, यूएसए के साथ और कनाडा के साथ, तो यूके में था 2%, और यूएसए में था 3%, और कनाडा में था 4%। ठीक है। It indicates that the more the advanced stage of development of smaller in the share of agriculture in national income. So इससे क्या हो रहा है, स्मॉल से ज्यादा एडवांस स्टेज आती जा रही है, और उससे ज्यादा डेवलपमेंट हमारी इंडियन इकोनॉमी का होता जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सो टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सो अराउंड 65% पॉपुलेशन इज वर्किंग। हमारे इंडिया की 65%, 65% जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो एग्रीकल्चर पे काम कर रही है। और 70% जो लोग हैं रूरल में रहते हैं, सो उनका काम क्या हो गया? एग्रीकल्चर करना ही हो गया। सो उनका एक धंधा ही बन चुका है, उनका पेशा बन चुका है कि उन्हें एग्रीकल्चर ही करनी है, उन्हें किसानी करनी है। और सिटीज के अंदर क्या हुआ, लेबर फोर्सेस और जो अंगेज हो रही है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। क्या होता है कि देखो, फैक्ट्रीज लगी होती है, सिटीज में लगी होती हैं, तो गांव से जो प्रोडक्ट आए, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आए, लाइक किसी ने वहां पे ऑरेंज लगाया, तो ऑरेंज को फैक्ट्री वालों ने उठा लिया, वहां से उसकी प्रोसेसिंग करके जूस बना दिया, ठीक है, पल्प बना दिया। तो ये सारा का सारा किस में आ गया? उसकी एम्प्लॉयमेंट में आ गया। देखो, दो सेक्टर होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर क्या होगा, डेट इज एग्रीकल्चर, जो वो गांव के लोग वहां पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कौन सा हुआ, जिन्होंने उसको लिया और उसकी प्रोसेसिंग कर दी, लिया और उसकी प्रोसेसिंग कर दी, वो हमारा सेकेंडरी में आ गया। और टर्शियरी में क्या आ गया, जितने बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग गई हैं, सब कुछ, वो सारा कुछ टर्शियरी में आ गया। अदर वर्क जो एग्रीकल्चर को छोड़ के, डेट इज कम अंडर द टर्शरी इंडस्ट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इंडस्ट्रियल इनपुट की। हमारे एग्रीकल्चर को लेके इंडस्ट्रियल इनपुट क्या है? मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल। आपको पता है कि लगभग जो इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, वो सभी रॉ मटेरियल पे हैं। और वो रॉ मटेरियल आता कहाँ से है? एग्रीकल्चर से। सो क्या हुआ, एग्रीकल्चर क्या हुआ, एक प्रिंसिपल सोर्स हो गया, एक सबसे पहला सोर्स हो गया, किसके लिए? कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है, वो अपने माल को, कच्चा माल लेना चाहती है। और वो कच्चा माल के लिए किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो प्रिंसिपल सोर्स कौन सा हो गया? एग्रीकल्चर हो गया। क्यों? क्योंकि वहां से ही सारा मटेरियल वहां से आएगा। कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल। लाइक हमारी जो टेक्सटाइल्स फैक्ट्री हैं, जो कपड़ा मिल होती हैं, जो हमारे कपड़ा बनाती हैं, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा? कॉटन फील्ड से। जूट आता है, जूट फील्ड से, जूट की बोरियां बनती है। पेपर के लिए, पेपर से हमारे पेड़ काटेंगे। शुगर, शुगर केन से, है ना। तो शुगर लेके जाते हैं, उसका जूस निकालते हैं, उससे शुगर बनाते हैं। तो ये सारा कच्चा माल लेके जाते हैं इंडस्ट्रीज, और वहां से माल को तैयार करके आगे सप्लाई करती है। ठीक है। द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटी स्केल पे इंडस्ट्रीज हैं, और जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं, लाइक हैंडलूम, जो कपड़ा बनाती हैं, पावर लूम बनाती है, जो गिनिंग करती है, प्रेसिंग करती है, ऑयल क्रशिंग करती है। ऑयल क्रशिंग मतलब जैसे सरसों का तेल निकाल लिया, है ना। राइस हस्किंग हो गया, राइस की हस्क, जो ऊपर की लेयर होती है, राइस के ऊपर की जो ऊपर की लेयर है, उसको हटा देना। सेरिकल्चर, फ्रूट प्रोसेसिंग, जो सेरिकल्चर होता है, हमें सिल्क वॉर्म का कल्चर, उसमें फ्रूट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, एटसेट्रा। ये सब की सब क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। आपने देखा होगा कि राइस की मिलिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑयल क्रशिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, गिनिंग इंडस्ट्री होती है, किसी चीज को प्रेस करना हो उसकी इंडस्ट्रीज होती है, हैंडलूम बनाने की इंडस्ट्री होती है, कॉटन कपड़ा बनाने की इंडस्ट्रीज होती है। तो सारा का सारा कंपनी किस पे डिपेंड है? अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल इनपुट है किसका? एग्रीकल्चर का। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा ना। नेक्स्ट इज फूड सप्लाई।
फूड सप्लाई क्या है ड्यूरिंग दिस ईयर, इस ईयर में जो फूड प्रोडक्शन है 198 मिलियन टन है। ठीक है, इस ईयर की बात करें, किस ईयर की बात करें 16-17 की, तो जो हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है वो कितना है 198 मिलियन टन है, जो कि इंक्रीज हो जाएगा, हो गया है इंडिया के अंदर, दैट इज 225 मिलियन। 2016 में बात की तो 198 मिलियन टन था, और अब इंक्रीज होके कितना हो गया 225 मिलियन टन हो गया है वो। बाय दिस कंट्री तो फीड ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो उनको खाने के लिए खाना भी तो ज्यादा चाहिए, और खाना ज्यादा चाहिए तो प्रोडक्शन तो ज्यादा करनी ही पड़ेगी। 35 crore in 1951 and 100 crore at the end of this century, इस सेंचुरी की एंड में जो हमारा प्रोडक्शन है वो 100 करोड़ का हो जाएगा। इंडिया दस इट इज एबल टू मीट ऑलमोस्ट ऑल नीड ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर इतना खाना हो जाएगा कि अपनी पॉपुलेशन के लिए सब कुछ वो डिमांड को पूरा कर सकती है। ठीक है, इट्स पॉपुलेशन विद रिगार्ड टू फूड बाय डेवलप इंटेंसिव प्रोग्राम टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। इसके लिए क्या करें, पॉपुलेशन के लिए हम डेवलप कर रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स को, कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे फूड प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टेट रिवेन्यू। अब स्टेट रिवेन्यू क्या होता है? द एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग द रिवेन्यू बाय एग्रीकल्चर टैक्सेशन। रिवेन्यू का मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे दो टैक्स लगते हैं। ठीक है, एक तो वे लगता है स्टेट का टैक्स, एक लगता है सेंटर का टैक्स। ठीक है, तो रिवेन्यू क्या आता है एग्रीकल्चर से? द एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग द रिवेन्यू बाय एग्रीकल्चर टैक्सेशन। पहले की बात करें बिफोर 2015, तो क्या था? वहां पे टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को हम कैसे समझेंगे? देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, हमने कुछ लिया, ठीक है, हमने वहां पे बिल पे कर दिया, जैसे हमारी इनकम है, हमने उस पर टैक्स पे कर दिया, डेट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? आप डोमिनोज में गए, आप डोमिनोज में गए, डोमिनोज में जाने के बाद आपने पिज्जा लिया, है ना, पिज्जा लेने के बाद क्या करता है वो, आपके वहाँ पे टैक्स जोड़ देता है, वहाँ पे उन्होंने टैक्स जोड़ दिया आपके। मान लो उसने एस जी पहले एस सी जी टी जोड़ दिया, एस जी एस टी जोड़ दिया, सी जी एस टी जोड़ दिया, मतलब स्टेट का जीएसटी जोड़ दिया और सेंटर का जीएसटी जोड़ दिया, जोड़ दिया ना, उसका जो टैक्स लगा के आपसे उसने पैसे ले लिए। बट क्या वो पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रहा है, आपका वाला पैसा? नहीं। आप आपसे पैसा, गवर्नमेंट पैसा किससे लेगी? डोमिनोज से पैसा लेगी, और डोमिनोज किससे पैसा ले रहा है? आपसे ले रहा है, तो अल्टीमेटली डोमिनोज क्या करवा रहा है? आपसे ही पैसा गवर्नमेंट को पे करवा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट, मतलब बीच में कोई कोई आ गया उसकी। ठीक है, वो हो गया इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट जो हमारी इनकम है हम उस पर जो पे करते हैं दैट इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हट चुका है, अब है नहीं, अब लगता है स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड लैंड रेवेन्यू, सीसीज एंड सरचार्ज ऑन लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू होती है, जो लैंड पे खर्चा लगता है उसकी, सीजीज ऑफ क्रॉप, क्रॉप को सीजीज करने का, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगता है, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। तो ये सारे टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस सेल्स टैक्स, उसने अपने बेचा जितना माल वो सेल्स टैक्स पे लगेगा, किस पे लगेगा? फैक्ट्री वालों पे लगेगा। ठीक है, उन्होंने कच्चा माल ले लिया, एग्रीकल्चर फार्मर पे इतना टैक्स था, बट क्या हुआ, जो सेल्स टैक्स किस पे लगा? फार्मर पे नहीं लगा, ये टैक्स लगेगा फैक्ट्री वालों पे। कस्टम ड्यूटी, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, लोकल लगेगा, ऑक्ट्रीज लगेंगे एटसेट्रा, ये सब कुछ उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे। ठीक है, विच फार्मर पे ऑन परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, जिसे वो क्या करता है, एग्रीकल्चर इनपुट पे उसे पे करना पड़ता है। कैसे? देखो मान लो कि वो कोई दवाई लेके आया, उसने मेडिसिन ली, फार्मर ने मेडिसिन ली, मेडिसिन लेके आया, तो उसने बोला पक्का बिल चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, पक्का बिल मांगा, तो वहां पे उसका क्या लग जाएगा, 18% जीएसटी लग गया। 18% जीएसटी लग गया, तो उसका क्या हो गया, वहां पे एग्रीकल्चर इनपुट लग गया, है ना, उसने वहां पे टैक्स पे कर दिया। तो ये जो कंपनीज है, कंपनीज ने इनडायरेक्टली किससे ले लिया टैक्स? फार्मर से ले लिया, और पे किसको कर दिया? गवर्नमेंट पे।
बट जो टैक्स लगा था किस पे लगा था? कंपनी पे। ठीक है, तो कंपनी पे जो टैक्स लगा है वो क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स था। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट हम कल करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।